हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेसिका गुप्ता हियर। सो आज जो मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है अब तक का कि दीदी आपके फर्स्ट बेबी को क्या हुआ था। अभी मेरे पास है बच्चे, बेटा बेटी सब है, बट जो मेरा फर्स्ट बेबी था वो इस दुनिया में नहीं है। अगर होता तो आज काफ़ी बड़ा होता। ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने पूछा, बहुत कमेंट्स भी आए इसके लिए कि दीदी आप बताएं। सो मैं आज ये ब्लॉग यहाँ पे शूट कर रही हूँ। सो आज मैं आप लोगों को अपना खुद का अनुभव, मेरे साथ जो हुआ वो मैं शेयर करने जा रही हूँ इस ब्लॉग में। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया मेरी पास्ट, मेरी कहानी, मेरे साथ, हमारे साथ क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड के साथ शादी के सारे व्लॉग्स अपलोड है मेरे चैनल पे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे बेबी को क्या हुआ था, क्योंकि जब तक मैं ये चीज़ नहीं बताऊँगी मैं अपना आगे का जर्नी नहीं बता पाऊँगी। सो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं रोऊँगी नहीं, आज मैं नहीं रोऊँगी। मैं बहुत हिम्मत जुटा कर आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के कि आज मुझे नहीं रोना है। यस, मैं नहीं रोऊंगी। सो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि हम लोग ने, मतलब मेरा देवर चला गया था रशिया और मेरा प्रेगनेंसी चल रहा था, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मेरी सोनोग्राफी टाइम टू टाइम हो रही थी, मेरी मेडिसिन्स चल रही थी। मेरी सासू माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मेरी ननद जो कंचन, इतना ज़्यादा मेरा केयर करते थे ये लोग, बहुत ज़्यादा, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मैंने 8वें महीने में सोनोग्राफी करवाई डॉक्टर से। मेरा जो ट्रीटमेंट था वो पुणे का पिंपरी का सबसे अच्छी डॉक्टर के यहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, डॉक्टर स्वामीनाथन। मेरा जो उस टाइम कंडीशन था उसके हिसाब से बहुत कॉस्टली डॉक्टर थे वो, उनकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा थी। तब पर मेरे हस्बैंड ने मेरा ट्रीटमेंट वहीं पे करवाया। मैं बोली भी थी कि यार हम लोग सरकारी डॉक्टर में करवा लेते हैं, तो बोले नहीं, उनको बेबी के लिए बहुत था, मेरे पति को, कि मेरा बेबी होगा, मेरा बेबी होगा। देखो, हमने बेबी का प्लान नहीं किया था क्योंकि हम लोग खुद ही बच्चे थे। हम तो अभी तो ना नौकरी थी, ना पैसा था, ना धंधा था, कुछ भी नहीं था, हम लोग तो खुद ही बच्चे थे, तो बच्चा कहाँ संभालेंगे। लेकिन अब वो क्या है ना कि होप आ गया, भगवान ने दे दिया, तब भगवान की दी हुई चीज़ को हम कैसे मतलब मना करें और उसके साथ कैसे छेड़छाड़ करें। तो मेरे पति को भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था बच्चे के साथ, और मेरे फैमिली में सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे। डॉक्टर के पास गई मैं 8वें महीने में, तो उनने बोला कि बेबी का ग्रोथ थोड़ा सा कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, थोड़ा सा कम है, आप मेडिसिन के डोज बढ़ा के लो, सही हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है, बढ़ा के लेते हैं। तो मेरा ना उस टाइम थोड़ा खाना पीना मतलब वीक हो गया था, मैं उतना जितना मुझे खाना चाहिए उतना मैं खा नहीं पाती थी, नहीं, अंदर ही नहीं जाता था। तो फिर मेडिसिन के उन्होंने डोज बढ़ाए, कुछ कैल्शियम्स की वगैरह मेडिसिन दी, और उसके बाद फिर सब सही चल रहा था। बेबी का मूवमेंट्स भी अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते थे बेबी के, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 9वां महीना चढ़ा मेरा, फिर गई डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। जब भी मुझे डॉक्टर के पास जाना होता था तो मैं अकेली ही जाती थी। कभी कभार मेरी सासू माँ आती थी, वरना मैं मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैं अकेली ही जाती थी, क्योंकि मेरे पति को उनका ऑफिस रहता था, वो छुट्टी लेकर आते नहीं थे क्योंकि हाफ डे के पैसे कट जाते थे। तो मैं ही मना करती थी कि आप क्यों आओगे, ज़रूरत नहीं है, घर के पास ही था हॉस्पिटल, कुछ मुझे लगेगा तो मैं कॉल कर दूँगी। तो बोले कि ठीक है। तो 9वें महीने में मैं गई सोनोग्राफी, ये चेकअप करवाने, जैसे नॉर्मल चेकअप होता है, चेकअप किया डॉक्टर ने। बोले कि ठीक है जेसिका, अभी सब कुछ ठीक है, आप एक काम करो, 15 दिन के बाद फिर एक सोनोग्राफी कर लेना, अभी ये मेडिसिन को कंटिन्यू रखो। हम बोले ठीक है। सो सब कुछ सही चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे, मेरी सासू माँ, मेरे पति, मेरी माँ, सब लोग बहुत खुश थे। और मेरी शादी की सालगिरह आने वाली थी 26 मई,
और डॉक्टर ने बोला था कि मेरा अप्रैल एंड होते होते ही बेबी हो जाएगा। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि जब तक मेरी एनिवर्सरी आएगी, शायद मेरा 1.25 महीना भी हो जाएगा, सो हम लोग ये मतलब सेलिब्रेट कर पाएंगे हमारी एनिवर्सरी। सॉरी, बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। बट वो बोलते हैं ना कि कभी कभी हमको अपनी ही खुशियों की नज़र लग जाती है, खुद ही हम अपनी खुशियों को नज़र लगा देते हैं। ऐसा ही हुआ। उसके बाद अच्छा फील नहीं हो रहा था, मॉर्निंग से ही ऐसा लग रहा था कि आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, आज कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैंने मेरी सासू माँ को भी बताया तो बोले क्या हुआ? मैं बोली नहीं पता, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। बोले बेबी का मूवमेंट हो रहा है। मैं बोली मम्मी मूवमेंट कम हो रहा है बट कम हो रहा है। तो बोले चलो डॉक्टर के पास दिखा कर आते। उठे डॉक्टर के पास गए कि मुझे बेचैनी जैसी लग रही थी, अच्छा फील नहीं हो रहा था। सो हम गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने बोला कि जेसिका एक काम करो, अभी के अभी जाओ सोनोग्राफी कर आओ। मैं बोली क्या हुआ? बोले नथिंग, अपने हस्बैंड को बुला लो तुम और अभी के अभी कर आओ। बोले आप बताओ तो, कुछ दिक्कत है, कुछ हुआ है? बेबी ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है, तुम जाओ ये सोनोग्राफी कर आओ। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर मैं मेरी सासू माँ को बोली, तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि आप आ जाओ, अभी अर्जेंट में सोनोग्राफी बोला है डॉक्टर ने। डिलीवरी को रह गए थे 10 दिन, तब तक 6 साढ़े 6 बज गए थे शाम के। तो मैंने इनको बोला कि आप आ जाओ, अभी का अभी डॉक्टर ने बोला है अर्जेंट में सोनोग्राफी करनी है। ये भी डर गए कि इतना अर्जेंट क्या था सोनोग्राफी के लिए, कल कर लेते, इतना क्या हो गया, कुछ अर्जेंट है। ये आए बाइक लेकर आए, तब हमारे पास बाइक थी, तो बाइक से आए और मैं ऑटो करके गई वहाँ पर सोनोग्राफी सेंटर में। सोनोग्राफी सेंटर थोड़ा सा दूर था हॉस्पिटल से। सो मैं और मेरी सासू माँ पहुँची वहाँ पर, और मेरे हस्बैंड जो है वो पीछे से आए सोनोग्राफी करवाने के लिए। मैं और मेरी सासू माँ पहुँची वहाँ पर, और मेरे हस्बैंड जो है वो पीछे से आए बाइक से, डायरेक्टली ऑफिस से आए, ऑफिस से वो आए। तो वहाँ पे मेरा सोनोग्राफी हुआ। 2 लेडीज़ थी पहले सोनोग्राफी के लिए, और उसके बाद तीसरा नंबर मेरा आया। तो उन्होंने, मुझे ना नाम नहीं याद है, कुछ तो भी सोनोग्राफी किया। तो बहुत पैसे लगे थे उस टाइम में, कुछ 1800-1900 रुपये लगे थे वो सोनोग्राफी करने के। और बहुत देर तक भी उनने वो सोनोग्राफी करी। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई। मेरे पति ने वो लिया, पेपर जो था वो लिया हाथ में। बोले क्या है इसमें? तो उनने बोला सोनोग्राफी वाले ने कि हम नहीं बता सकते, आप डॉक्टर को पूछो, जाओ डॉक्टर के पास जाओ। हम गए डॉक्टर के पास, वापस गए, हम सब गए। तो जैसे ही मैं गई ना, तो वो बोले कि गुप्ता आप डायरेक्टली जाओ, यहाँ पे मत बैठो, अंदर जाओ, कैबिन में जाओ। मैं गई, डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ा, तो बोले कि जेसिका हार्ट बीट मिसिंग है, बेबी का हार्ट बीट नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मैं बोली मतलब? तो बोले कि बच्चा तुम्हारा नहीं है, उसका डेथ हो चुका है। ऐसे कैसे डेथ हो गया है? अभी तो वो हिल रहा था पेट में, ऐसे कैसे डेथ हो गया? बोले कि देखो बच्चा अभी तुम्हारा है नहीं, डेथ हो चुका है, उसको अब हमको बाहर निकालना होगा, तुमको एडमिट होना होगा हॉस्पिटल में। मैं बोली, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरा बॉडी कांपने लगा, मैं थर थर होने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा, उन्होंने बात की डॉक्टर से, और एक नर्स आई, मुझे बाहर ले गई, बाहर बैठाई, उसने मुझे पानी पिलाया। मैं मतलब ऐसे सुन हो गई थी कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या बोलूँ, ये क्या हो गया। तो फिर मैं वापस अंदर गई, कैबिन में गई। मैं बोली आप अब क्या करोगे मेरे साथ? डॉक्टर को पूछी आप मेरे साथ क्या करोगे? तो बोले कि देखो तुम्हारा डिलीवरी होगा, बेबी को बाहर निकाला जाएगा। मैं उस डॉक्टर को बोली बाहर निकाल के आप मुझे मेरा बच्चा दे दोगे ना, मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, फिर मैं मेरे बच्चे को लेकर घर जाऊंगी ना। तो क्या बोले डॉक्टर? बोले वो नहीं है, वो अब नहीं है, उसको निकालना होगा, तुमको कल सुबह हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। मैं बोली सुबह क्यों? आप अभी निकालो, मुझे अभी मेरा बच्चा दे दो, मेरे पेट में से निकालो और मुझे अभी दे दो आप मेरा बच्चा। बहुत छोटी थी मैं, इतना बुद्धि नहीं था मुझे,
शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं डरती नहीं थी किसी से बात करने के लिए, मैं बात सबसे करती थी। इसको टाइम लगेगा, जो प्रोसेस है उसको समय लग सकता है, तुम्हारा रात खराब होगा, बेहतर है तुम लोग अभी घर चले जाओ, कल सुबह 8 बजे आ जाना एडमिट होने के लिए। तो फिर नर्स मुझे फिर बाहर ले गई, बाहर बैठाए, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बात करी, सब कुछ पूछा उनने कैसे करना है, क्या करना है। और फिर मैं बाहर आ गई और मेरी सासू माँ भी बाहर आ गई, मेरे पति भी हॉस्पिटल से बाहर आ गए। सॉरी, मैंने वीडियो बीच में रोक दिया था। मैं अब हम कंटिन्यू करते वीडियो। सो ऐसा हुआ था कि फिर हम बाहर आ गए, हॉस्पिटल से बाहर आ गए। तब तक शाम के 7-7:30 बज चुके थे। हम बाहर आ गए और इन्होंने ऑटो बुलाई, मैं मेरी सासू माँ ऑटो में बैठे और ये अपने बाइक से आए, हम दोनों आगे गए ऑटो में, हम घर पहुँचे। और मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे मुंह से चू चा हा ना कुछ भी नहीं निकल रहा था। कंचन ने चाय बनाई, मैंने चाय नहीं पी, साइड में रखा था चाय, और मैं दीवार को टेक के ऐसे बैठी थी। मेरी सासू माँ बोल रही थी क्या हो गया, भगवान ने क्या कर दिया, ऐसा कैसे हो गया। और मैं इतना ज़ोर से शाउट करी, दोनों कान पे ऐसे हाथ रख के कि आ करके इतना ज़ोर से मैं चिल्लाई, इतना ज़ोर से चिल्लाई, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरे आंसू स्टॉप नहीं हो रहे थे। वो जो रात थी, मेरे मतलब पड़ोसी लोग भी आए, मतलब उनको भी पता चला कि ऐसा हुआ करके। मेरी मम्मी मुंबई से लगातार फ़ोन कर रही थी, क्या हो गया पिंकी, क्या हो गया। उन्होंने टिकट्स निकाल ली पुणे आने के लिए। कि मतलब वो जो रात थी, कंचन ने खिचड़ी बनाई, बट किसी ने 1 चम्मच खाना नहीं खाया, 1 चम्मच खिचड़ी कोई नहीं खाया। और फिर रात के ऐसे ही करते करते 12-12:30 हो गए। मम्मी कंचन अपने रूम में चले गए, मैं और मेरे पति, हमारे पास तब बेड नहीं था, मतलब पलंग नहीं था, हम लोग फर्श पे बिछौना डालकर सोते थे। तो फर्श पे मेरा गद्दा डाला हुआ था, मैं गद्दे पे लेटी, मेरे बगल में मेरे पति लेटे हुए थे। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे को आँख में आँख मिला रहे, और मेरे पेट में मरा हुआ बच्चा था। और हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों के बीच अभी जो बच्चा है वो मरा हुआ है, डेड है। इतनी भारी वो रात थी, वो रात, ऐसी काली रात, भगवान किसी की ज़िंदगी में ना दे ऐसी रात। ना मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान कोई लड़की को, कोई औरत को ना वो रात मत दिखाना, कभी मत दिखाना। वो रात इतनी बेकार रात थी मेरे लिए, मेरे पति के लिए। मतलब हम दोनों 2 जिंदा लोग सोए हैं, एक दूसरे के बगल में सोए हैं, और हमको पता है कि हमारा जो बच्चा है, मेरा जो बेबी है मेरे पेट में, जिसको कल तक हम लोग प्यार कर रहे थे, कभी पप्पी कर रहे थे, कभी उसको लाड कर रहे थे, आज वो मेरे पेट में मरा हुआ पड़ा है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि मैं किन शब्दों में बयान करूं। पूरी रात मैं रोई, मेरे साथ साथ मेरे पति भी रोए, उनके भी आंसू आ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे, लेकिन रो दोनों रहे थे। ऐसी रात निकाली हमने, पूरी रात। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि सोनोग्राफी में क्या आया हुआ है। उन्होंने बताया कि जो बेबी का जो नाल होता है, जो मतलब जिसके थ्रू वो खाना खाता है, माँ के पेट से, माँ की नाभि से जो अटैच्ड होता है, और उसको क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, आई डोंट नो, काफ़ी साल हो गए इस चीज़ को। तो वो जो नाल जैसा होता है, जो बेबी आने के बाद जिसको कट किया जाता है, वो जो नाल था, वो बच्चे ने अपना गले में उसको फंसा लिया था बेबी ने, और खुद ही उसको मतलब फांसी लग गई थी उसको।
उस चीज़ में। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सब मेरे पेट में हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। और वो बेबी ने खुद ही अपना गले में फांसी ले लिया था। वो बच्चा कभी नहीं रहा था। सुबह हुई, उठी, कंचन ने खाना बनाया था, रोटी सब्जी बना के रखी थी, बट मैंने नहीं खाया। मेरे से खाया ही नहीं गया। मैंने चाय पी किसी तरह और नहा धोआ के निकल गई हॉस्पिटल के लिए। मेरे पति मेरे साथ है, उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली थी। हम लोग 8 बजे पहुंच गए हॉस्पिटल। उन्होंने जो भी ज़रूरी चेकअप्स थे वो करे और मुझे भर्ती कर लिया, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। पीछे से मेरी सासू माँ भी आई। और देखो, अभी मेरा तो समय आना बाकी था डिलीवरी का। डिलीवरी के लिए अभी 8-10 दिन बाकी थे, अभी आया नहीं था समय। सो मुझे पेन कैसे आएगा, लेबर पेन कैसे आएगा जब उसको समय ही नहीं हुआ है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, स्वामीनाथन जो डॉक्टर है, उन्होंने मुझे एडमिट किया। सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब करी और उन्होंने मुझे पेन के लिए दवाई दी, जिससे मुझे आर्टिफिशियल पेन आए, लेबर पेन आए आर्टिफिशियल। जो मुझे पेन था, वो जो पेन था क्योंकि बच्चा मरा हुआ था मेरे पेट में। मतलब वो कल दोपहर में 5-6 बजे के करीब उसकी, बोलने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी डेथ हुई थी और एक रात बीत चुकी थी पूरी। अगला दिन शुरू हो चुका था, बच्चा मेरे पेट में मरा हुआ था। अभी देखो, जैसे डिलीवरी होती है नॉर्मल, जैसे मेरी और भी डिलीवरी हुई है, तो जैसे बच्चे में जान रहती है तो बच्चा भी पुश करता है कि उसको भी बाहर आना रहता है। बट मेरे केस में बच्चे में जान नहीं थी, जो करना था मुझे ही करना था। बच्चा भी बड़ा था, 3 किलो का बच्चा था। तो उन्होंने मुझे दिया, पेन किलर दिया मुझे, उससे मुझे पेन आया। इतना भयंकर पेन, इतना भयंकर पेन था, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। मैं मेरी सासू माँ को बोलती थी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे जीना नहीं है, मेरा बच्चा मर गया, मुझे भी मार दो, मुझे अब जीना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पापा भी मर गए, मेरा बच्चा भी मर गया, मैं क्या करूँ जी के, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे आप लोग ख़त्म कर दो। आप लोग मुझे पेन की दवाई मत दो, आप मुझे जहर की दवाई दे दो ताकि मैं मर जाऊँ, मैं ही ख़त्म हो जाऊँ, मैं ही मनहूस हूँ, मेरे पास खुशी ही नहीं टिकती, आप लोग मेरे को ही मार दो। बहुत मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी। देखो, मैंने बोला था कि मैं रोऊंगी नहीं, अब मुझे नहीं रोना है। मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी। उनने मुझे डांटा भी था कि तो एक शब्द नहीं बोलेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी। उन्होंने मेरे साथ डट कर खड़ी रही मेरी सासू माँ, टस से मस वहाँ से हिली नहीं। और फिर 10 बजे के करीब मेरे मायके से मेरी जो बड़ी दीदी है, मेरा भाई, मेरी मम्मी, ये लोग भी आ गए। तब तक मेरा पेन इतना, मतलब पेन था मेरा, अनबिलीवेबल पेन था मेरे पास, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था पेन मुझे रहा, पूरा दिन पेन रहा। शाम के 7 बजे तक मेरा पेन रहा। मतलब देखो आप, पूरी रात गुजर गई बच्चे के साथ, पूरा दिन गुजर गया बच्चे के साथ, और मुझे अभी तक डिलीवरी मेरा नहीं हुआ। शाम के 7 बज के पेन ख़त्म हो गया, मुझे पेन्स नहीं आ रहे थे, पूरा ख़त्म हो गया। डॉक्टर को बोला तो मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड, ये लोग गए, बोले आप उसका सिजेरियन कर लो, आप ऑपरेशन करके बच्चा निकालो, कितना देर तक मरा हुआ बच्चा उसके शरीर में रहेगा। तो डॉक्टर बोले कि देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम नहीं करेंगे ऑपरेशन, जब तक नॉर्मल डिलीवरी होती है हम नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। अभी आप पेशेंट को खाना दो, आप भी सो जाओ और उसको भी सुला दो। नहीं किया उसने, ऑपरेशन नहीं किया, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया। और रात को फिर मुझे खाना मिला हॉस्पिटल में और हमने खाना खाया। मैं और मेरी सासू माँ सो गए, मेरे पति घर आ गए, हम लोग सो गए। सुबह उठते उठते 5 बजे मेरे पति हॉस्पिटल आ गए। रात गुजर गई, मतलब देखो, एक रात, एक पूरा दिन, फिर एक रात, इतना समय गुजर चुका था। सुबह 5 बजे मेरे पति आ गए हॉस्पिटल, बाहर ही बैठे थे क्योंकि गेट नहीं खुला था। और उसके बाद 6 बजे के करीब सुबह मैं वॉशरूम
के लिए गई और वॉशरूम करके आई और अचानक मुझे फिर से वापस से ऑटोमेटिकली पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हम 12 घंटे तक दवाई नहीं दे सकते। आज सुबह 10 बजे दवाई, सॉरी 12 घंटे नहीं 24 घंटे, आज सुबह 10 बजे दवाई दी है, तो कल सुबह हम इनको 10 बजे दूसरा दवाई देंगे जिससे पेन आएगा, आर्टिफिशियल पेन होगा। तो आया, फिर अपने आप मुझे पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, 6 बजे के करीब अपने आप पेन स्टार्ट। अभी देखो बहुत साल हो गए इस बात को, 14 साल हो गए, काफ़ी चीज़ें मैं भूल भी गई। सो पेन स्टार्ट हो गए मेरे, और फिर ये अंदर आ गए, तब तक मेरे रूम में आ गए और बोले कि वॉकिंग करो, चलो तो पेन ज़्यादा होंगे। फिर मैंने ना वॉकिंग करना स्टार्ट किया, 6 बजे से जो मैंने वॉकिंग स्टार्ट किया, मतलब रूम में और लॉबी में ही, और वॉकिंग स्टार्ट किया तो पेन बढ़ गया मेरा, मतलब अच्छा खासा मुझे दर्द होने लगा, बहुत पेन होने लगा। उसके बाद मैं पड़ गई बिस्तर पे, मेरे से हिला नहीं जा रहा था, तो फिर मेरा पेन रुक गया 11 बजे के करीब, फिर पेन मेरा बंद हो गया, मतलब ख़त्म हो गया 11 बजे के करीब। फिर मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया, बोले यार आप लोगों को कुछ अक्ल है कि नहीं, मेरी बीवी के पेट में मरा हुआ बच्चा है, आज तीसरा दिन है, उसके पेट में मरा हुआ बच्चा, आप उसको निकाल क्यों नहीं रहे हो, बच्चे को निकालो। फिर डॉक्टर, हमको हमारा काम करने दो, आप बीच में मत बोलो, हम नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएंगे। नहीं किया, सिजेरियन नहीं किया। मेरी दीदी ने झगड़ा किया, मेरे पति ने झगड़ा किया, बट उसने नहीं माना। फिर 12 बजे के करीब अपने आप पेन मेरा स्टार्ट हो गया वापस से, और जो मुझे पेन हुआ उसके बाद आज भी मैं याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। 3 बजे के करीब डिलीवरी हुई, लेबर रूम में मुझे ले जाया गया, 3 बजे के करीब मेरी डिलीवरी हुई। मैं हमेशा से, मेरा सपना था ना कि जैसे बच्चा होगा तो के रोने की आवाज़ आएगी, ऐसे के करते हुए आएगा बच्चा, मैं देखूंगी, बट पूरा साइलेंट था माहौल, सब डॉक्टर नर्स सब साइलेंट थे। बच्चे को निकाला बाहर, कपड़े में लपेटा उसको, मतलब अच्छा, मतलब इतना लंबा था बच्चा, जो ट्रे होता है ना जिसमें बच्चा रखते हैं हॉस्पिटल में, उस मतलब उसमें रखा था ना, तो उसके पैर जो है ना ट्रे से बाहर जा रहे थे, इतना लंबा था बच्चा, बहुत घने बाल थे उसके, काले काले, बहुत, उसके सर में बहुत बाल थे, और सेम टू सेम मेरे पति जैसा दिखता था, कोई फ़र्क नहीं, कोई एक डिट्टो भी फ़र्क नहीं उसमें और उनमें, सेम दिख रहा था। तो एक सफ़ेद कपड़े में उसको बांधे, लड़का था वो, फर्स्ट बेबी मेरा बॉय था, उसको एक वाइट कपड़े में बांधे, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे डॉक्टर ने पूछा कि आपको देखना है बच्चा, बोली हाँ मुझे देखना है। मेरे पति ने बोला था कि तुम मत देखना, अब मैं बोली नहीं मैं देखूँगी। तो नर्स लेकर आई बच्चे को, मेरे पास लेकर आई, मैं वहीं पे थी, मैं उसी बेड पे थी, लेबर रूम में ही थी, बेड पे ही थी, मेरे पास लेकर आई बेबी को। मैंने उसके सर पे हाथ फेरा, यहाँ पे किस किया उसको, माथे पे, फोरहेड पे, और उसके बाद नर्स लेके चली गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे उस टाइम भी, बहुत बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी, और मतलब मैं शाउट करके रोने लगी। डॉक्टर ने बोला, मेरा भाई भी था साथ में, तो डॉक्टर ने फिर इनको बोले बच्चे का जो भी क्रियाक्रम होता है आप लोग कर लो, आप लोगों में जैसा होता है। तो अभी कैसे इतने छोटे बच्चे को मतलब अग्नि नहीं दी जाती है, उसको दफनाया जाता है। तो कासरवाड़ी में कब्रिस्तान है, वहाँ पे मेरा भाई ने उठाया बच्चे को, क्योंकि मेरे पति का स्थिति नहीं था, मानसिक स्थिति बहुत ख़राब था, वो नहीं उठा पाए उसको, वो नहीं ले पाए। तो मेरा जो भाई है कुणाल, उसने लिया बेबी को, गोद में लिया उसने, बाइक पे ऑटो बुलाया उन्होंने, ऑटो में बैठे और पिंपरी से कासरवाड़ी गए। वहाँ पे कब्रिस्तान में उसको, जो वहाँ पे वो लोग जो रहते ना, जो काम करते, पता नहीं उसको क्या बोलते, उनको पैसे दिए उस टाइम में, कुछ 300-500 रुपये कुछ दिए थे। उसने गड्ढा
किया और उसमें उसको बेबी को दफना दिया। और इन्होंने फिर लास्ट में मिट्टी डाला, उसके ऊपर अगरबत्ती और फूल चढ़ाया। शायद मेरे जैसे अगर कोई यहाँ पे होगी लेडी जो ये देख रही होगी तो उनको शायद समझ में आएगा कि कैसा फील होता है, किस तरह की फीलिंग्स होती है। मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगी। जब अपने फर्स्ट बेबी को कब्रिस्तान में ले जाकर अपने हाथों से दफनाना, भगवान किसी माँ बाप को ऐसा दिन ना दिखाए, किसी माँ बाप को ऐसा दिन ना दिखाए। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँ। मेरे पापा भी चले गए, मेरा बच्चा भी चला गया। मैं क्यों जीऊँ? मैं मनहूस हूँ, मेरे पास बच्चा नहीं टिका, मेरा बाप नहीं है, मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं बहुत अभागी औरत हूँ। दुनिया में मुझसे ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं क्योंकि मेरा बच्चा नहीं रहा। मेरी सासू माँ, जो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरी सासू माँ, उनने मुझे बोला कि सुन पिंकी, मेरी बात सुन, आज अप्रैल के महीने में तेरा बच्चा गया है, नेक्स्ट अप्रैल तक तेरा दूसरा बच्चा तेरी गोदी में होगा और तो बच्चा खिला रही होगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा आशीर्वाद है। फिर समय बीतता गया, मेरी सासू माँ ने मेरा पूरा सेवा किया, जो एक डिलीवरी के बाद एक औरत के लिए करना पड़ता है, सब मेरी सासू माँ ने किया। सब कुछ जो भी रिचुअल्स होते, तेल लगाना, मेरी सासू माँ ने इतना मेरे लिए किया है, इतना मेरे लिए किया है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है। उसके बाद फिर ना 1 महीना हो गया, हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी शादी की। और मैं ऐसा था, मेरा हालत ऐसा था ना कि मैं तकिया पकड़ के ऐसे गोद में रखती थी, तकिया, सो जाए बेबी, सो जा बाबू, सो जा, ऐसे तकिए के साथ मैं करने लगी थी। मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो किसी ने बोला कि इसको ना तुम थोड़ा सा बाहर ले जाओ घूमने के लिए, तो इसका थोड़ा माइंड सेट होगा। तो उसके बाद हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो इनने बोला कि चलो हम लोग गोवा चलते। देखो अगर सच बताए ना तो उस टाइम में हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम गोवा जा सकें। इन्होंने अपने ऑफिस से एडवांस पैसे लिए, उधार पैसे लिए अपने ऑफिस से। ये ना गोवा से आते टाइम हमारे पैसे ख़त्म हो गए, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। किसी तरह से टिकट का भाड़ा इकट्ठा किया हमने और सरकारी बस से हम वापस आए, जो ST बस चलती है सरकारी, उससे हम लोग वापस आए। हमेशा बोलती थी भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ है। तो जितनी भी यहाँ पे प्रेग्नेंट औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, मतलब मेरे रियल लाइफ में भी जितनी भी प्रेग्नेंट लड़कियाँ मिलती है, मैं उनको एक बात ज़रूर बोलती हूँ, सुनो बाबू, आप कुछ और करो या मत करो प्रेगनेंसी में, अपने बेबी के मूवमेंट्स पे पल पल ध्यान दो। एक पल भी उसकी मूवमेंट नहीं रुकनी चाहिए, मूवमेंट पे आप ज़रूर ध्यान देना। मैं बस यही कहती हूँ कोई भी प्रेग्नेंट लड़की